Welcome back, guys. We in today's session we will discuss about the today's current affairs. That is, today is 24 July 2021, and we will discuss 10 important current event topics related to our exam perspective for commission and particularly for all government examination. करंट अफेयर्स देखिए, गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और आपको हर दिन करंट अफेयर्स इज़ अ कंटिन्यूस इवोल्यूशनरी प्रोसेस एंड यू हैव टू गेट इवॉल्व कंटिन्यूसली। मतलब हर दिन आपको करंट अफेयर्स में कुछ ना कुछ नया आपको उसमें सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। तो आज हम अपना नया सेशन स्टार्ट करते हैं। ये करंट अफेयर्स 24 जुलाई, जो आज आपका 24 जुलाई है, इसका हम एक सेशन स्टार्ट करते हैं। ये हम आपके सामने 10 इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो आपके सामने मैं रखूँगा, जो काफ़ी रेलेवेंट है। पहला हमारा टॉपिक है, ये हमारा राइट टू फॉरगेटन है। देखिए, राइट टू बी फॉरगॉटन, आपको नाम से पता चल रहा होगा कि हमारे पास राइट है भूल जाने की, मतलब भुला देने की, ठीक ना। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। Ashutosh Kaushik, who won reality shows Big Boss in 2008 and MTV Roadies 5.0, has approached the Delhi High Court with a plea saying that his videos, photographs and articles etc. be removed from the internet, citing his right to be forgotten. तो देखिए, आशुतोष कौशिक जी आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया है दिल्ली हाई कोर्ट में, और उन्होंने ये आशुतोष कौशिक जी है ये MTV रोडीज़ 5.0 और बिग बॉस जो 2008 का सेशन था इसके ये विनर है। और इन्होंने एक पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल किया है, लाइक ऑल हिज फोटोग्राफ्स एंड आर्टिकल्स नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द इंटरनेट, साइटिंग हिज राइट टू बी फॉरगॉटन। मतलब जितने भी उनके फोटोग्राफ्स है वो इंटरनेट में सर्कुलेट हो रहे हैं, या जितने भी उनके रिलेटेड अदर रिलेटेड आइटम्स है, आर्टिकल्स है या फोटोग्राफ्स है या वीडियोज़ है, सारे वो हटाने चाहिए। ये इनका राइट बोल रहा है, राइट टू बी फॉरगॉटन। देख लेते हैं इसका एक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। In the plea, Kaushik maintains that the right to be forgotten goes in sync with the right to privacy, which is an integral part of 21 of the Constitution, which concerns the right of life. तो आपको पता है कि since Article 21 deals with the right to life, and in his petition, Kaushik has maintained that right to be forgotten is in sync, in conjunction with right to privacy, which is given in Article 21 of the Indian Constitution. The right to be forgotten falls under the purview of an individual right to privacy, which is governed by the Personal Data Protection Bill that is yet to be passed by the Parliament. देखिए, ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा जो बिल है ये अभी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के स्क्रूटनी में है ये बिल। अभी ये पास नहीं हुआ है पार्लियामेंट से, ये इस पर डिस्कशन है। अभी ये JPC अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा, बट फिलहाल हमें यहाँ पे कंसर्न हमारा ये है कि ये जो राइट टू बी फॉरगॉटन है वो किसके स्कोप के अंदर आ रहा है, वो जो राइट टू की प्राइवेसी के स्कोप में आ रहा है। और राइट टू प्राइवेसी को गवर्न कौन करेगा, तो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो गवर्नमेंट ये कानून लाने वाला है उसके थ्रू ये गवर्न किया जाएगा। हाँ, तो इसको आगे देखते हैं। इन 2017 द राइट टू प्राइवेसी वाज डिक्लेयर्ड अ फंडामेंटल राइट बाय द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स लैंडमार्क वर्डिक्ट। तो आप लोगों को पता है कि पुट्टू स्वामी केस का एक फेमस जजमेंट था जिसमें राइट टू प्राइवेसी सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि ये एक फंडामेंटल राइट है। 2017 में ये आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट था पुट्टू स्वामी का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने, मैं अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया था। द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन December 11, 2019 एंड इट एम्स टू सेट आउट प्रोविजंस मीन्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सनल डेटा ऑफ इंडिविजुअल। आपको मैंने सिंस बता दिया है कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो कि अभी जॉइंट पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी के रिव्यू में है, और इसको गवर्नमेंट ने इसको अभी इंट्रोड्यूस December 11, 2019 को लोकसभा में किया था, जिसका मकसद है कि जो पर्सनल डेटा है, जो लोगों के जो पर्सनल डेटा है इनको प्रोटेक्ट किया जाए, जो लोगों के जो पर्सनल डेटा है इनको प्रोटेक्ट किया जाए, जो लोगों के जो पर्सनल डेटा है इनको प्रोटेक्ट किया जाए। द क्लॉज 20 under Chapter 5 of the draft bill titled Right of Data Principle mentions the right to be forgotten. It states that the data principal, the person to whom the data is related, shall have the right to restrict or prevent the continuing disclosure of his personal data by a data fiduciary. A data fiduciary means any person including the state, a company, any juristic entity or any individual
who alone or in conjunction with others determines the purpose and means of processing of personal data। तो देखिए इस चैप्टर 5 में आप देख सकते हैं कि एक चैप्टर 5 में राइट ऑफ डेटा प्रिंसिपल के अंदर एक मेंशनड है राइट टू बी फॉरगॉटन का। ये इसमें मेंशनड है, ये पार्ट राइट टू बी फॉरगॉटन मेंशनड है इसमें मेंशनड है। और ये क्या स्टेट कर रहा है कि ये स्टेट कर रहा है कि द पर्सन टू हुम डेटा इज रिलेटेड, मतलब जिस आदमी का पर्सन उसके पास भी अपना एक राइट है, राइट दैट इज़ राइट टू बी फॉरगॉटन। तो आपने देखा गाइस कि ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक राइट टू बी फॉरगॉटन आज के लिए इम्पॉर्टेंट है, आज 24 जुलाई के सेक्शन के लिए आपका इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड हम अब एक नए टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, अकामाई। अकामाई ये अकामाई जो है ये एक ग्लोबल इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है और ये सडनली एक न्यूज़ में आ गया बिकॉज देयर इज सडन डिसरप्शन इन द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। तो इसको जरा से एक रिव्यू दे देते हैं। Akamai, global internet infrastructure company Akamai suffered an outage that lasted over an hour, taking down several online applications across India and overseas। तो गाइज़ आप लोग को इसमें समझ में आ रहा है कि ये जो इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है अकामाई, इसमें कुछ डिस्ट्रप्शन आया है, सर्टेन ग्लिचेस वेर फाउंड एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये कुछ घंटों के लिए इसका ऑपरेशन में बंद हो गया था, जिससे बहुत सारे ऐप्स और जितने भी इंटरनेट के जो मेजर कंपनीज थे उनके ऑपरेशंस में कुछ रुकावट आ गई थी। इसको देख लेते हैं एक बार। Akamai is a global content delivery network and cloud service platform that is rented by online content and commerce service app। तो आपको पता है कि ये एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो कि एक रेंटल सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसमें बेसिकली जो दुनिया के जितने बड़े बड़े कंटेंट डिलीवरी या कॉमर्स जितने भी ऐप हैं इसमें सारे होस्टेड रहते हैं। ये बेसिकली अकामाई जो है ये ग्लोबल इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। अकामाई फेस्ड अ डिसरप्शन ऑन इट्स एज DNS service that took down platforms such as Zomato, Paytm, parts of Amazon, Airbnb, PlayStation Network, Steam, Disney प्लस हॉटस्टार एक्सेट्रा फॉर अ शॉर्ट वाइल। तो देखिए आप कितने बड़े बड़े इसमें ऐप इस पे नेटवर्क पे होस्ट किए हुए हैं और इसके ऐप में अगर सर्टेन इसके नेटवर्क में अगर सर्टेन ग्लिचेस आता है तो देखिए दुनिया की कितनी बड़ी बड़ी कंपनी में इनके ऑपरेशन में रुकावट आ सकता है या इनफैक्ट आ चुका है। HDNS as a technology provided a shorter route for DNS or domain name service between a company server and its users, thereby drastically decreasing resolution times and providing low latencies। और आप देख सकते हैं ये एक DNS सर्विस, DNS स्टैंड फॉर डोमेन नेम सर्विस, डोमेन नेम सर्विसेज। और ये डोमेन नेम सर्विसेज बेसिकली इसका जो यूज़ होता है ये कंपनी के सर्वर और इसके जो यूज़र होते हैं ना इनके बीच का जो लेटेंसी टाइम पीरियड होता है, जो रिजोल्यूशन टाइम पीरियड होता है, इसको डिक्रीज़ करने के लिए ये DNS कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। अब जरा देख लेते हैं कि इससे पहले भी कुछ मेजर इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में ग्लोबल आउटेज पाए गए थे, तो उसमें क्या डिस्ट्रप्शन आया था इसको एक भी देख लेते हैं। दिस वाज द सेकंड मेजर आउटेज इन्वॉल्विंग अ डिलीवरी नेटवर्क इन एज मेनी मंथ्स दैट अफेक्टेड इंटरनेट यूजेज ऑन ए ग्लोबल स्केल। तो आप देख रहे हैं ये सेकंड मेजर इवेंट है। इन जून अ मेजर इशू विद द कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क ऑफ अमेरिकन क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइडर फास्टली कॉज सेवरल लार्ज वेबसाइट टू गो डाउन ग्लोबली फॉर अबाउट हाफ एन आवर। इसके भी यार पहले भी आप देख सकते हैं कि जून में, इसके पहले आप देख सकते हैं कि जून में भी एक ग्लोबल आउटेज हुआ था और उसकी वजह से बहुत सारे ऐप में 1 घंटे 2 घंटे के लिए ये सारे ऐप रुक गए थे। ठीक ना, किसी को कोई दिक्कत? हाँ, तो अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा एक बिल है जो कि पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होने वाला है। ये एजेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल, इसको जरा एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं। एजेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल, तो ये बिल मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो कि अभी अजय भट्ट है उनके द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में। और इसको थोड़ा सा एक क्विक रिव्यू में हम इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन को एक बार देख लेते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अजय भट्ट इंट्रोड्यूस द एजेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल इन द लोकसभा। अजय भट्ट जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, अभी आपको पता है नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में रिशफलिंग हुआ था, उसमें बहुत सारे नए नए मिनिस्टर इंट्रोड्यूस हुए हैं। उसमें अजय भट्ट है जिनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अपॉइंट किया गया था और इन्होंने एजेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल है उसको इंट्रोड्यूस किया है पार्लियामेंट में, लोकसभा में। इसके फीचर्स है बिल के, उसको जरा हम लोग देख लेते हैं। फीचर्स इसके जो मुख्य फीचर है जो है, एजेंशियली द एजेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल इज एम्ड एट प्रिवेंटिंग द स्टाफ ऑफ द गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज फ्रॉम गोइंग ऑन ए स्ट्राइक।
अराउंड 70,000 पीपल वर्किंग विद द 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज अराउंड द कंट्री। तो आप देख लीजिए मुख्यतः यहाँ पे 70,000 लोग एम्प्लॉयड है। भारत में 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। ये मुख्य दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें आपको देखना है। और ये जो इम्पॉर्टेंट सैलिएंट फीचर है इसमें ये है कि ये जितने भी स्टाफ है, जितने भी इसमें प्रोवाइडिंग जो जितने भी स्टाफ है मेंबर्स है, जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं इनको मतलब बाढ़ रहेगा, मतलब दे वोंट गो ऑन ए स्ट्राइक, ठीक ना। मतलब इनके लिए एक बाढ़ प्रोविज़न रहेगा कि वो स्ट्राइक पे नहीं आ सकते हैं। यानी कि ये 70,000 लोग जो एम्प्लॉयड है 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, इनके लिए बाढ़ रहेगा कि ये स्ट्राइक पे नहीं जा सकते हैं। कुछ सिक्योरिटी रीजंस, कुछ नेशन इंटरेस्ट की वजह से गवर्नमेंट माइट भी ये इंट्रोड्यूस की होगी, देख लेते हैं। द बिल मेंशन दैट it is meant to provide for the maintenance of essential defense services so as to secure the security of nation and the life and property of public at large and for matters connected therewith or incidental thereto। तो ये गेसिंग हमारा सही था कि ये बिल जो मेंशन किया गया, ये जो इंट्रोड्यूस किया है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन एंड फॉर प्रोटेक्टिंग द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ पब्लिक एट लार्ज। तो इस इंटरेस्ट की वजह से गवर्नमेंट ने ये बिल को इंट्रोड्यूस किया है। But in its objective, the government has stated Indian Ordnance Factory is the oldest and largest industrial setup which functioned under the Department of Defence Production of the Ministry of Defence। देखिए गवर्नमेंट ने जो ये बिल इंट्रोड्यूस किया है इस पर अपना स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, इसमें गवर्नमेंट ने अपना कारण बताया है कि वाई इट्स नेसेसरी। तो आप इसमें कारण है कि सिंस इंडियन जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, ये इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सबसे पुरानी और सबसे लार्जेस्ट सेटअप है। और ये जो जितने भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जितने भी भारत सरकार का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, उन सारा उनका जो रेगुलेटरी सुपरविजन होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है। ये डिपार्टमेंट, ये जो डिफेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर का एक डिपार्टमेंट है। Further moving, the ordnance factories form an integrated base for indigenous production of defense hardware and equipment with the primary objective of self-reliance in equipping the armed forces with state-of-the-art battlefield equipment। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भारत में जो आपने देखा 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इंडिजिनसली प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है स्टेट ऑफ द आर्ट हार्डवेयर एंड इक्विपमेंट को। मतलब अच्छे अच्छे हार्डवेयर रिलेटेड टू मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ एंड डिफेंस, ये नए नए अच्छे अच्छे जो स्टेट ऑफ द टेक्नोलॉजीज़ के जितने भी हमारे हार्डवेयर होंगे, इक्विपमेंट हो, तो इनको हमें प्रोड्यूस करना है और हमें सेल्फ आत्मनिर्भर बनना है इस सेगमेंट में। अभी क्या है कि भारत ये जितने भी डिफेंस टेक्नोलॉजी हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो अभी हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना है, इंपोर्ट को कम करके हमें एक्सपोर्ट को ज़्यादा करना है। तो इस सिलसिले में हमें बहुत सारे इंडिजिनसली स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजिकल हमें हार्डवेयर और इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करना है, ठीक ना। ये अब हमारा एक नया टॉपिक आ गया है, एलेक्जेंडर डैरिलिम्पल। देख लेते हैं ये क्या है। वाइस एडमायरल विनय भदवर, चीफ हाइड्रोग्राफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिसीव एलेक्जेंडर डैरिलिम्पल अवार्ड फ्रॉम द ब्रिटिश हाई कमिश्नर। तो ये एक सर्टेन अवार्ड कैटेगरी समझ में आ रहा है। और वाइस एडमायरल भदवार को, जो कि चीफ हाइड्रोग्राफर है, उनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। वाइस एडमायरल विनय भदवार वॉज कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस अवार्ड इन 2019। तो आप देख रहे हैं कि वाइस एडमायरल जो विनय भदवार है, जिनको ये प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये अवार्ड इनको 2019 में दिया गया था। बट ये जो अवार्ड सेरेमनी था ये डिलेड हो गया है। ये क्यों डिलेड हो गया है? जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक, ठीक ना। और ये अवार्ड उनको वैसे 2019 में मिल चुका है, बट ये जो सेरेमनी है, अवार्ड देने का सेरेमनी है, ये डिले हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग पैंडेमिक। The Alexander Dalrymple Award has been named after the first hydrographer of the Admiralty and was instituted in 2006। ये जो यानी कि आप देख सकते हैं, ये जो अवार्ड है अलेक्जेंडर डायलिम्पल का, ये 2006 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। और इसमें ये जो अवार्ड है, ये जो अवार्ड अलेक्जेंडर डायलिम्पल है, ये फर्स्ट हाइड्रोग्राफर है और इन्हीं के नाम पे ये 2006 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था इस चीज़ को। फर्दर मूविंग फॉरवर्ड, इसमें एक चीज़ देख लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट इन्फो है रिगार्डिंग टू अलेक्जेंडर डैलिम्पल। ये देख लेते हैं। अलेक्जेंडर डैलिम्पल फ्रॉम 1737 टू 1808 वॉज ए स्कॉटिश जोग्राफर एंड द फर्स्ट हाइड्रोग्राफर ऑफ द ब्रिटिश एडमायरल्टी। यानी कि ब्रिटिश एडमायरल्टी सेक्शन के ये पहले हाइड्रोग्राफर थे। ही वॉज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ द थ्योरी दैट देयर एग्जिस्टेड अ वास्ट
अनडिस्कवर्ड कॉन्टिनेंट इन साउथ पैसिफिक टेरा ऑस्ट्रियास कॉन्गेटी, यानी कि ये एक थ्योरी के प्रोपोनेंट, पहले प्रोपोनेंट थे कि बहुत सारे एरिया जो कि स्टिल अनडिस्कवर्ड है, और उनके हिसाब से ये पहले प्रोपोनेंट थे जिन्होंने कहा था कि दे आर स्टिल वेरी मच large areas that still remains to be discovered. He produced thousands of nautical charts mapping a remarkable number of seas and oceans for the first time and contributing significantly towards safety of shipping. तो since he was a hydrographer, तो आपको देख सकते हैं कि उनका remarkable effort देखने को मिल रहा है। तो ये remarkable effect है in the segment of safety of ships and related to hydrography। तो यहाँ पे आप अलेक्जेंडर डैलिलिम्पल के भी पार्ट आपका ख़त्म होता है। यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अब हमारा एक नया टॉपिक है आर्मिक्स 21। ये आर्मिक्स 21 क्या कहता है, इसको ज़रा सा एक बार देख लेते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह फ्लैग्ड इन द इंडियन आर्मी स्काइंग एक्सपीडिशन आर्मिक्स 21 इन द न्यू दिल्ली ऑन जुलाई 23, 2021। Armix 21 was conducted in the mountain ranges of Himalayan regions to promote the adventure activity in the country and the Indian Army. The expedition was flagged off at Karakoram Pass in Ladakh on 10th March and culminated at Malari in Uttarakhand on 6th of July. तो आप देख सकते हैं ये एक इस आर्मी का, इंडियन आर्मी का एक स्काइंग एक्सपीडिशन है, ठीक ना, स्काइंग एक्सपीडिशन है, और ये एडवेंचर रिलेटेड एक्टिविटी है जो कि हमारा जो स्टार्ट हुआ था वो काराकोरम पास जो लद्दाख में है वहाँ से स्टार्ट हुआ था, और ये मलारी उत्तराखंड में जाके 6 जुलाई को ये कल्मिनेट हुआ, ख़त्म हुआ। तो गाइस देखें, ये एक छोटा सा टॉपिक था, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा एक नया टॉपिक है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन। एक सर्वे रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन यूनाइटेड नेशन द्वारा कंडक्टेड है। इसको जरा एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं। So United Nations Global Survey on Digital and Sustainable Trade Facilitation. In this survey, India has scored 90.32% in United Nations Economic and Social Commission for Asia Pacific. Latest global survey on digital and sustainable trade facilitation. The survey hails this as a remarkable jump from 78.49% in 2019. तो इस सर्वे में आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो परसेंटेज स्कोर है वो काफ़ी सडन जंप हुआ है, जो कि अर्लियर 2019 में आप देख रहे थे कि ये 78.49 था, जो अब जंप होके 90.32% हो चुका है। आप देख सकते हैं ये सर्वे के नाम से आपको जो सजेस्ट हो रहा है, ये जो ग्लोबल सर्वे जो कंडक्ट किया गया है, ये ट्रेड फैसिलिटी मतलब ट्रेड को प्रोसेस को ईजियर करने के लिए, यानी कि गवर्नमेंट बहुत सारे रेगुलेशन जो ला रही है ट्रेड को ईजियर करने के लिए, उसमें गवर्नमेंट के रेगुलेशन में मार्केट में कितना इफेक्ट है या कितना सुधार हो रहा है, ऑन दैट बेसिस हमारा ये सर्वे रिपोर्ट को जज कर रहे हैं। तो देख लेते हैं। आफ्टर इवैल्यूएशन ऑफ 143 इकोनॉमीज, द 2021 सर्वे हैज़ हाईलाइटेड इंडिया सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द स्कोर्स ऑन ऑल 5 की इंडिकेटर्स, यानी कि ये जो सर्वे है इसमें 5 इंडिकेटर में 143 इकोनॉमीज जिसमें सर्वे कंडक्ट किया गया, इनके परसेंटेज स्कोर, इनकी रैंकिंग को प्रोवाइड किया गया है। ये जो 5 इंडिकेटर है, ये 5 इंडिकेटर आप जरा इसमें एक बार नोट कर लीजिए, इसमें आप एक बार ध्यान दीजिए। इसमें ये जो पहला इंडिकेटर है ये ट्रांसपेरेंसी का इंडिकेटर है। दूसरा जो इंडिकेटर है हमारा ये फॉर्मेलिटीज़ का इंडिकेटर है। तीसरा है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट और कोऑपरेशन का ये हमारा इंडिकेटर है। पेपरलेस ट्रेड को कितना फैसिलिटेट कर रहे हैं ये हमारा इंडिकेटर है। प्लस क्रॉस बॉर्डर पेपरलेस ट्रेड, क्रॉस बॉर्डर में जो ट्रेड ट्रांजैक्शन होता है इसमें हमारा पेपरलेस का कितना फैसिलिटेशन है, इस चीज़ में हमारा जो परसेंटेज स्कोर है, इस चीज़ को हम लोग ज़रा देख लेते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी में आप देख सकते हैं कि 100% है 2021 के स्कोर में, जो कि अप है 93.33%, जो कि हमें 2019 में इंडिया को प्राप्त था। फॉर्मेलिटीज़ में भी हमारा स्कोर में सडन जंप है 95.83%, जो कि हमारा 87.5% 2019 में था। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट एंड कोऑपरेशन में भी हमारा सडन जंप है 88.89% 2021 में है, जो कि पहले 66.67% 2019 में था। पेपरलेस ट्रेड फैसिलिटेशन में भी हमारा सडन इंक्रीज है 96.3% इन 2021, जो कि पहले हमारा 81.48% 2019 में था। क्रॉस बॉर्डर पेपरलेस ट्रेड में भी हमारा इंक्रीमेंट है 66.67% 2021 के स्कोर में। 2019 के स्कोर में हमारा ये 55.56% था। इंडिया इज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री व्हेन कंपेयर्ड टू साउथ एंड साउथ वेस्ट एशिया रीजन एंड एशिया पैसिफिक रीजन, यानी कि आप दो सेक्शन में, दो रीजन में आप देखेंगे, साउथ और साउथ वेस्ट एशिया रीजन में और एशिया पैसिफिक रीजन में, तो इसमें सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री जो है वो इंडिया है।
ठीक ना। सबसे बेस्ट कंट्री जो है दो रीजन में, ये हमारा साउथ वेस्ट एशिया रीजन में और एशिया पैसिफिक रीजन में, ये हमारा इंडिया है। द ओवरऑल स्कोर ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड टू बी ग्रेटर दैन मेनी OECD। देखिए OECD जो स्टैंड करता है वो स्टैंड करता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको ध्यान रखिएगा। द ओवरऑल स्कोर ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड टू बी ग्रेटर दैन many OECD countries including France, UK, Canada, Norway, Finland, etc. and the overall score is greater than average score of European Union। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो परफॉर्मेंस है ये ट्रेड फैसिलिटेशन इंडेक्स में, ये जो सर्वे हुआ है इसमें इंडिया का बहुत सारे OECD कंट्रीज से भी हमारा अच्छा परफॉर्मेंस है, और यूरोपियन यूनियन का जो एवरेज स्कोर है उससे भी हमारा अच्छा परफॉर्मेंस है। इंडिया हैज़ अचीव्ड 100% स्कोर फॉर द ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स एंड 66% in the women in trade component। CBIC has been at the forefront of path-breaking reforms under the umbrella of Turant Customs to usher in a faceless, paperless and contactless custom by way of a series of reforms. This has had a direct impact in terms of the improvement in UNESCAP ranking। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम का जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके बहुत सारे गुड इंडेवर की वजह से, इनके बहुत सारे अच्छे एफर्ट्स की रेगुलेशन की वजह से हमारा ये जो ट्रेड फैसिलिटेशन जो हमारा यूनाइटेड नेशन का ये जो सर्वे रिपोर्ट है इसमें हमारा जो रैंकिंग और हमारा जो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट है जो स्कोर में, ये जस्ट बिकॉज ऑफ CBIC के पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स ग्राउंड इंटरवेंशन की वजह से ही है। ठीक ना, इसमें कोई आप लोग को कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है धम्म चक्र डे। ये हमारा जो डे है आज 24 जुलाई है, आप लोग को मालूम है, और ये आज धर्म चक्र डे है। सभी को बधाई हो धर्म चक्र डे की। इसको एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी विल एड्रेस द नेशन एंड शेयर हिज मैसेज ऑन आषाढ़ पूर्णिमा धर्म चक्र डे ऑन जुलाई 24, 2021। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑन दिस ऑस्पिशियस डे विल एड्रेस द नेशन ऑन दिस धर्म चक्र डे। और इसके एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आप थोड़ा देख लीजिए कि धर्म चक्र डे जो आषाढ़ पूर्णिमा है ये बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से हमारा रिलेटेड है, इसको देख लेते हैं। ऑब्जर्व्ड ऑन फुल मून डे। फुल मून डे आप सबको पता होगा, आई थिंक पूर्णिमा, ठीक ना। ऑब्जर्व्ड ऑन फुल मून डे इन आषाढ़ मंथ ऑफ द हिंदू कैलेंडर, द धर्म चक्र डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड टू कमेमोरेट द फर्स्ट सर्मन दैट गौतम बुद्ध गेव टू हिज 5 एसेटिक डिसिपल। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आषाढ़ मंथ है, जो हिंदू कैलेंडर का जो मंथ है, ये जो फुल मून डे आषाढ़ पूर्णिमा का है, इस दिन धर्मचक्र को सेलिब्रेट किया जाता है। और धर्मचक्र को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इसी दिन गौतम बुद्ध ने अपने 5 अनुयायी, अपने फॉलोअर्स को उन्होंने सरमन प्रीच किया था, मतलब उन्होंने उपदेश दिया था। कहाँ दिया था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक ना। This day is also aptly observed as Guru Purnima by both Buddhists and Hindus as a day to mark reverence to the Gurus। और ये हिंदू में भी इस डे को हम लोग एज एन गुरु पूर्णिमा ऑब्जर्व करते हैं। और ये डे हमारे हिंदू और बुद्धिज़्म में दोनों में इम्पॉर्टेंट मार्क रखता है। और इम्पॉर्टेंट मार्क का सेंस ये है, इम्पॉर्टेंट मार्क्स का ये सेंस हमारा कहने का मतलब है कि ये जो डे है बुद्धिस्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और हिंदूज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और इस डे के दिन हम गुरु पूर्णिमा के एज एन सेलिब्रेट करते हैं to pay our respect to all our gurus, ठीक ना। Further moving to our next topic, भगीरथी अम्मा। देख लेते हैं ये भगीरथी अम्मा क्या है। सॉरी, ये भगीरथी अम्मा इज़ नो मोर, फिर बट स्टिल ये इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ पेड ट्रिब्यूट्स एंड एक्सप्रेस्ड ग्रीफ ओवर द डिमाइस ऑफ रेस्पेक्टेड भगीरथी अम्मा। नरेंद्र मोदी ने शोक संदेश जाहिर किया है भगीरथी अम्मा के देहांत के, उनका देहांत हो गया, इस फलस्वरूप उन्होंने शोक प्रकट किया है नरेंद्र मोदी ने। इनके बारे में देख लेते हैं कि भगीरथी अम्मा कौन है। भगीरथी अम्मा फ्रॉम 1914 टू 22 जुलाई 2021 was an Indian woman living in the Kollam district of Kerala. She came to national attention when she returned to education at the age of 105. She was honored with the नारी शक्ति पुरस्कार and नरेंद्र मोदी singled her out for praise। तो देखिए ये इम्पॉर्टेंट सेक्शन हमारा इस वजह से है क्योंकि 105 साल की उम्र में, 105 साल की उम्र में इन्होंने अपने पढ़ाई को, देखिए पढ़ाई का कोई उम्र नहीं होता है, सही बात है, जब जागो तब सवेरा। और इन्होंने देखिए 105 साल के उम्र में इन्होंने अपने शी रिटर्न टू हर एजुकेशन,
और इस वजह से उनको नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और नरेंद्र मोदी भी उन्होंने उनको प्रेज़ किया था कि उनके ज़ील एंड जिस्ट की वजह से कि इतने उम्र के बावजूद भी होने के बावजूद कि शी हैज़ दैट मच ऑफ करेज टू रिटर्न टू हर एजुकेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भागीरथी अम्मा इसलिए इम्पॉर्टेंट है। At the age of 105, Amma decided to continue her education and took examination in mathematics, the Malayalam language and environmental science। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 105 साल में अम्मा जो ड्राइव बैक की अपनी एजुकेशन की तरफ और उन्होंने एग्ज़ाम दिया मैथ्स में, मलयालम लैंग्वेज में और इन्वायरमेंटल साइंस में और उन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया। देखिए 275 पॉइंट में उन्होंने 205 पॉइंट उन्होंने स्कोर किया and for this she was acknowledged as the oldest person to take the equivalency exam। अम्मा was announced as a winner of the 2019 नारी शक्ति पुरस्कार। अम्मा को इस वजह से अवार्ड भी दिया गया था 2019 का नारी शक्ति पुरस्कार का। And Prime Minister Narendra Modi lauded her in a मन की बात episode saying she is a big source of inspiration and I pay respect to her। और नरेंद्र मोदी का आपको पता है कि महीने के हर अंत में एक मन की बात का शेड्यूल होता है, एक रेडियो प्रोग्राम है और इसमें नरेंद्र मोदी ने अम्मा को प्रेज़ भी किया उनके इस इंडेवर की वजह से। ठीक है, तो इस पॉइंट छोटा सा पॉइंट था, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई थिंक। आगे बढ़ते हैं। हमारा एक नया पॉइंट स्टार्ट है, रिन्यूएबल्स इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021। ये हमारा जो टॉपिक है ये रिन्यूएबल इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग हमारा टॉपिक है। इसको एक क्विक रिव्यू हम लोग देख लेते हैं। अ रिपोर्ट ऑन रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 वाज जॉइंटली लॉन्च बाय नीति आयोग एंड इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो आप देख सकते हैं कि ये रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट जॉइंटली लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो नीति आयोग है और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, यानी कि दो ऑर्गेनाइजेशन के ये जॉइंटली एफर्ट का एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में क्या इंडिकेशन है ये हमें पढ़ने के पता चलेगा। The report is based on the outcome of 3 state workshop held with the government of Maharashtra, Karnataka and Gujarat to understand the specific energy transition challenges faced by this renewable rich state। तो देखिए इसमें एक रिपोर्ट में ये है कि गवर्नमेंट ने वर्कशॉप कंडक्ट किया था 3 राज्यों में, महाराष्ट्र, कर्नाटका और गुजरात में। और ये जो कंडक्ट किया था वर्कशॉप, इसमें ये अंडरस्टैंड मतलब इस चीज़ को देखने के लिए कि ये जो राज्य है इनको क्या आखिर दिक्कतें फेस करना पड़ रहा है टू ट्रांजिशन टू चेंज देमसेल्फ फ्रॉम करंटली वी आर यूजिंग इन मेजर ऑफ आवर पावर प्रोड्यूसिंग सेक्टर वी आर यूजिंग फॉसिल फ्यूल। तो हमें फॉसिल फ्यूल से नॉन फॉसिल यानी कि रिन्यूएबल सेगमेंट में हमें जब ट्रांसफ़र करना है तो उसमें हमें क्या दिक्कतें हो रही है, क्या लूपहोल्स हमें फेस करना पड़ रहा है, कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं। इस रिगार्डिंग इस संदर्भ में ये एक रिपोर्ट है जो कि ज़रूरी है हमारे लिए। इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं। द रिपोर्ट हाईलाइट दैट इंडियाज़ पावर सिस्टम कैन एफिशिएंटली इंटीग्रेट रिन्यूएबल्स 175 गीगावाट बाई 2022 एंड 450 गीगावाट बाई 2030। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट का, आपको मालूम है गवर्नमेंट का एक टारगेट है कि 2022 तक में हमें 175 गीगावाट तक के हमें पावर कैपेसिटी को डेवलप करना है और 2030 तक में हमें इसे 450 गीगावाट की कैपेसिटी में ले जाना है। तो हमें इसके कैपेसिटी को बढ़ाना है, पावर जनरेशन कैपेसिटी यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से हमें कैपेसिटी को बढ़ाना है। अगर प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो हमें जो हिंड्रेंसेस फेस करना पड़ रहा है ये ट्रांजिशन में, उस ट्रांजिशन को उसको कैसे हटाया सकता है उस रिगार्डिंग ये एक रिपोर्ट है हमारा। Indian states needs to employ a wide range of flexibility options such as demand response, more flexible operation of coal-based power plants, storage and grid improvement to transition to cleaner electricity systems। तो आप देख सकते हैं कुछ कुछ फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन पाने के लिए हमें कुछ एम्प्लॉयड करना पड़ेगा, कुछ मैकेनिज्म हमें एम्प्लॉय करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट है हमारा, जो पॉइंट्स है हमारा वो डिमांड रिस्पॉन्स है, फ्लेक्सिबल ऑपरेशन हमें कोल बेस्ड पावर प्लांट की तरफ जाना है, प्लस ग्रिड है, ग्रिड सप्लाई जो हमारा है उसको इम्प्रूव करना है। और ये हमारा ये सब सारे पॉइंट पे हमारा ये हिंड्रेंसेस में कम होगा। Larger shares of renewables can be better managed by shifting time of use in agriculture. Time of use tariffs will be an effective tool to incentivize demand side management and encourage flexible consumption। तो गाइज़ आप देख लिए कि यहाँ पे आपका ये जो रिन्यूएबल्स इंटीग्रेशन इन इंडिया है, ये रिपोर्ट बेसिकली ये वर्कशॉप जो गवर्नमेंट ने कंडक्ट करवाया था महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका में, तो उसमें रिन्यूएबल्स में इनको शिफ्ट करने में क्या दिक्कतें आ रही है और इसको किस मेजर पॉइंट्स को ध्यान में रख के दिक्कतों को कम किया जा सकता है, उसके रिगार्डिंग ये एक जॉइंट
एफर्ट था और ये रिपोर्ट रिलीज़ किया है जॉइंटली बाय नीति आयोग और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA। तो ये आपका ध्यान रखिएगा। ये हमारा आई थिंक आज आज के लिए हमारा ये आज का लास्ट टॉपिक है। मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया है कि मैं हर रोज़ अपने इंडेवर में कोशिश करूँगा कि जो 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके समक्ष लाऊं और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया रखिए कि ये आपको कैसा लग रहा है। आप लोग रिस्पॉन्सिव बनिए कि आपको कैसा लग रहा है। देखिए आप फीडबैक देंगे तब मुझे पता चलेगा व्हाट दे आर लूप होल्स इन माय वीडियोस, तो मैं इसे ठीक करूँगा, रेक्टिफाई करूँगा। तो अभी इसके देख लेते हैं कि ये हमारा NBCC इंडिया लिमिटेड क्या है। NBCC इंडिया लिमिटेड, देखिए NBCC स्टैंड फॉर नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ठीक ना। इसको देख लेते हैं, ये भारत सरकार की कंपनी है, इसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। NBCC इंडिया लिमिटेड हैज़ प्रोवाइडेड CSR फंडिंग टू सेट अप अ लैब स्पेस एट द थायूर कैंपस कॉल्ड द डिस्कवरी कैंपस ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। तो देखिए अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत NBCC इंडिया लिमिटेड ने फंडिंग किया है एक लैब स्पेस को बैठाने के लिए, कहाँ पे, थायूर कैंपस में, जो कि आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास में। और ये कैंपस को डिस्कवरी कैंपस के भी नाम से जाना जाता है। तो आपसे अगर पूछ दिया जाए डिस्कवरी कैंपस इन विच इंस्टीट्यूशन, तो ये IIT मद्रास से रिलेटेड है। NBCC इंडिया लिमिटेड इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज इन द कैटेगरी नवरत्न। ये एक नवरत्न कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इस्टेब्लिश ये नवरत्न कंपनी है। और दिस न्यू लैब स्पेस फंडेड बाय NBCC इंडिया लिमिटेड विल इनेबल द सेटिंग अप ऑफ 12 एडिशनल लैब्स ऑफ 10x5 स्क्वायर मीटर्स, यानी कि 50 मीटर स्क्वायर का 12 एडिशनल लैब इसके जो स्पेस में ये जो NBCC फंडिंग कर रहा है ये लैब के सेटअप के लिए, इसमें एडिशनल 12 लैब और सेटअप होंगे। द पार्टनरशिप वॉज फैसिलिटेटेड बाय द स्ट्रेटजिक अलायंस डिवीजन ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो पार्टनरशिप है इसको जो फैसिलिटेट किया है ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फैसिलिटेट किया गया है। NBCC के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फो ये देख लेते हैं। NBCC इंडिया लिमिटेड फॉर्मली नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज़ अ गवर्नमेंट इंटरप्राइज अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आप कमीशन पर्टिकुलरली मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप UPSC में बैठते हैं तो UPSC बहुत सारे क्वेश्चन को सीधा स्टेटमेंट में दे देता है और आपसे देखता है कि ये कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग कैंडिडेट का कितना है। तो इस हिसाब से आप लोग को स्टेटमेंट पे बहुत फोकस करना पड़ेगा, पैनी नज़र से देखना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए कि NBCC का जो ऑथोरिटेटिव मिनिस्ट्री है, जिसके गाइडेंस में, जिसके कंट्रोल में है, जिसके अंदर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के ओनरशिप के अंदर ही ये NBCC फंक्शन कर रहा है, यानी कि NBCC सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जो है ये ऑपरेट किस मिनिस्ट्री के अंदर हो रहा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर हो रहा है। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और ये 1960 में इसको फाउंड किया गया था। तो गाइस आप लोग देख लिए हैं कि आज के लिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके सामने यहाँ पे आपके समक्ष प्रस्तुत किया हूँ। और आप लोग को इसमें अगर आप लोग को इसमें अपना कोई भी क्वेरीज या ग्रीवांसेस है तो आप अपने कमेंट्स में रखिए। और कोशिश करूँगा कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है, ताकि कोई दिक्कत नहीं हुआ है समझने में। अगर कोई दिक्कत हुआ है तो आप काइंडली अपना कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक दीजिए कि क्या दिक्कत हुआ है, सो दैट आई कैन गेट इन टच विथ यू ऑल। और इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक डिसमिनेट कीजिए, इम्पॉर्टेंट है। अपने दोस्तों के बीच में जाइए, इसे शेयर कीजिए। ओके, गुड बाय।